हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ITI एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए। साथियों, इससे पहले की जो हमारी क्लास हुई थी हमने उसमें जाना था कि निष्क्रिय अवयव क्या होते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि निष्क्रिय अवयव कितने प्रकार के होते हैं और अवयव कितने प्रकार के होते हैं। फिर दो प्रकार के मैंने बताया, एक सक्रिय और एक निष्क्रिय। तो हम क्या पढ़ रहे थे, निष्क्रिय अवयव के बारे में हम जान रहे थे। हमने पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़ा था अपना कि समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। हमने उससे रिलेटेड हमने अपने न्यूमेरिकल्स भी की था। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लेना, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड हमारा चैप्टर रहेगा। ये वाला जो हमारा टॉपिक है उसके आगे का है, उसमें हमने पढ़ा था समांतर क्रम संयोजन के बारे में। आज हम ये टॉपिक क्या पढ़ेंगे, ओम्स लॉ, कि ओम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ओम्स लॉ क्या होता है कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं को क्या रखा जाए, नियत रखा जाए, तो उसमें क्या कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं को नियत रखा जाए तो किसी प्रतिरोध के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उससे उत्पन्न धारा I बराबर होती है। क्या कि धारा I बराबर होती है, यानी कि देखिए प्रतिरोध के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा I कैसी है, बराबर, यानी कि विभवांतर B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I क्या हो जाएगा, V समानुपाती I। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास B बराबर I R। यहाँ पे R हमारा क्या है, R एक है कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि R है नियतांक, कांस्टेंट यानी कि नियतांक। R क्या है हमारे पास, नियतांक है। अगर हम यहाँ से एक तो ये हमारा आ गया फॉर्मूला, ठीक है, V बराबर क्या होता है IR। अगर यहाँ से हमें R की वैल्यू भी निकालनी पड़े, यानी कि R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन I क्या होती है, V अपॉन I। ठीक है, ये दोनों ही फॉर्मूले हमारे आगे की यूज़ में हमें देखने को मिलेंगे। तो देखिए कहने का मतलब इसका क्या है कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाए, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक चालक हमारा क्या है, ये हमारा मान लीजिए कि ये क्या है, A1 है और ये A हो गया, ये B पॉइंट है। अब हमने क्या सोचा कि इसके बीच उत्पन्न क्या हो रहा है, विभव उत्पन्न हो रहा है, यानी कि V उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। चलिए मान लीजिए अगर हम सोचें कि हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें वोल्टेज को बढ़ाना है। क्या करना है कि हम यहाँ पर वोल्टेज को बढ़ा दें, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, जो हमारी धारा है वो कैसी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सोचें कि हम चलिए धारा गिर गई, तो हम सोचते हैं कि चलो वोल्टेज है जो हमारा उसको हम कम करके देखें। क्या करें, अगर हम वोल्टेज को कम करेंगे तो धारा क्या होगी, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ये क्या काम करेगी, बढ़ने का, यानी कि ये दोनों कैसे हैं, बराबर। ना तो हम इसको ज़्यादा दे सकते हैं, ना इसको हम कम दे सकते हैं। क्या है, अगर हमने ज़्यादा दी तो ऑटोमेटिक धारा कम हो जाएगी, यानी कि फिर बराबर हो जाएगी। अगर हमने वोल्टेज कम दिया, धारा ज़्यादा करने की कोशिश करी, तो वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि V बराबर IR। R यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, यानी कि हमारा नियतांक है, तो R बराबर V अपॉन I हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, ये है ओम्स लॉ। ठीक, क्लियर हुआ। इसका मात्रक क्या होता है, ओम ही होता है। ठीक, चलिए इसका एक हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि जो हमारे फॉर्मूला है वो किस प्रकार से हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज़ करने के लिए होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना एक न्यूमेरिकल देखते हैं करके, फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि एक चालक है, क्या है कि एक चालक है जिसका प्रतिरोध कितना है, 10 ओम। क्या बोला कि एक चालक है, उसका प्रतिरोध 10 ओम है, 220 वोल्ट पर इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी या कितनी धारा निकलेगी। क्या पूछा है, धारा, यानी कि I बराबर हमसे पूछा है। तो हमें क्या दिया है, पहले तो देख लीजिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, V बराबर IR। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसी को हम अब लगाएंगे अपने इस क्वेश्चन में। तो देखिए हमें क्या दिया है, R कितना दिया है हमें, 10 ओम R दिया है
वोल्टेज कितना, यानी कि V बराबर हमें कितना दे रखा है, V जो हमारा 220 वोल्ट। ठीक है, पूछा क्या है हमसे, धारा I बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब B बराबर हमें कितना दिया है, वैल्यू रख देंगे सबकी। I हमें पता नहीं है ना, धारा नहीं पता, तो हम धारा I ऐसे ही लिख देंगे इनटू क्या है हमारा R कितना दिया है हमें 10। तो देखिए 1 0 से 1 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, I बराबर 22 एम्पियर की धारा निकलेगी। क्या निकलेगी कि 22 एम्पियर की धारा हमें इसमें निकलेगी कि जो एक चालक है उसका प्रतिरोध 10 ओम है, उसकी जो वोल्टेज है वो है 220, तो उसमें धारा कितनी निकलेगी, 22 एम्पियर की धारा हमें मिलेगी। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। कभी कभी क्या करता है ये कि हमें इस प्रकार से लिखकर क्वेश्चन नहीं देता। क्या करता है कि इस प्रकार से लिखकर क्वेश्चन नहीं देगा, वो क्या करेगा, हमें डायग्राम बना के दे देगा। क्या कर देगा, चित्र के सहारे हमें बोल देगा कि इसकी वैल्यू निकालो, यानी कि इसकी क्या करनी है, धारा ज्ञात करनी है, या फिर कोई सा भी पॉइंट वो क्या कर देगा, हमें बता देगा कि इसका पॉइंट है, ये हमें धारा निकालनी है, या हमें वोल्टेज निकालना है, हमें प्रतिरोध निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एक परिपथ है, मान लीजिए क्या है, एक हमारा परिपथ है, इसमें क्या कर दिया इसने, एक बैटरी लगा दी जो कितने वोल्ट की है, 12 वोल्ट की एक बैटरी है हमारे पास। ठीक है, यहाँ से क्या हो रही है, धारा जा रही है। ठीक है, यहाँ से क्या है, धारा जा रही है। यहाँ पे क्या करा, एक प्रतिरोध यहाँ लगा दिया और एक प्रतिरोध क्या कर दिया, यहाँ लगा दिया। ये कितने हो गए, 2 प्रतिरोध हो गए, एक हमारा हो गया 4 ओम का, मान लीजिए ये हो गया हमारा 2 ओम का। अब पूछा क्या है, I बराबर, क्या पूछा, I बराबर, इसने क्या किया, एक परिपथ है, उसमें क्या है कि 12 वोल्ट की एक बैटरी है हमारी, उसमें 2 प्रतिरोध लगे हैं, एक 4 ओम का, एक 2 ओम का है। तो बताइए कि इसमें जो धारा बहेगी वो कितने एम्पियर की धारा बहेगी। ठीक, तो देखिए हमें क्या निकालना है। अभी देखिए पहले स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, ये क्या है, हमारे प्रतिरोध है, ये किस में है, समांतर है, श्रेणी। ये देखिए श्रेणी क्रम में, किस क्रम में है, श्रेणी है, तो हमें R बराबर निकालना है पहले अपना, है ना। तो R बराबर कितना हो जाएगा, 4 + 2 बराबर 6, यानी कि R बराबर हमारी वैल्यू आ गई 6 ओम। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 6 ओम की निकल के आ गई। हमारे पास क्या है, V बराबर कितना दिया है हमें, 12 वोल्ट, I बराबर हमें निकालना है। ठीक है, हो गया। अब क्या है हमारा फॉर्मूला, क्या आएगा यहाँ पे, B बराबर IR, V कितनी दी है हमें 12, I हमें निकाल ली है, इनटू प्रतिरोध आया हमारा 6, तो कितना हो गया, ये 2 हो गया, है ना। तो I बराबर कितनी आ गई हमारे पास, धारा 2 एम्पियर की धारा बहेगी। क्या बहेगी कि 2 एम्पियर की धारा हमें बहेगी। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, सेकंड क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया कि उसने क्या कहा था कि जो हमारे एक परिपथ है उसमें 12 वोल्ट की हमने क्या लगा दी, धारा लगा दी। यहाँ के 2 ओम उसने, सॉरी 2 प्रतिरोध उसने रख दिए, एक 4 ओम का रख दिया, एक 2 ओम का रख दिया। चलिए मान लीजिए अगर यहाँ पे क्या होता हमारा, यहाँ पे उसने क्या दे दिया होता, 3 ओम दे दिए होते, उसने क्या कर, 3 प्रतिरोध अगर उसने लगा दी हुई तो हम क्या करते, मान लीजिए यहाँ पे भी एक ओम है, क्या है, यहाँ पर भी एक मान लीजिए अगर उसने लगा दिया, कितने ओम का लगा दिया उसने, 7 ओम का उसने क्या लगा दिया, एक और उसने प्रतिरोध लगा दिया। यहाँ पे क्या रख दी उसने वैल्यू कि 7 वोल्ट की क्या है, एक हमारी बैटरी है। ठीक, क्या है, 7 ओम की 7 वोल्ट की एक बैटरी है, उसने 3 प्रतिरोध लगा दिए। तो देखिए मान क्या आएगा हमारे पास, R बराबर क्या है, सब सीरीज में है हमारी, तो यानी कि 4 7 + 2, सॉरी यहाँ पे 7 नहीं होगा, 8 ओम की क्या लगा दी इसने, 8 ओम की एक और हमारा प्रतिरोध लगा दिया, नीचे क्या है 7 वोल्ट दे दिया हमें। तो देखिए कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास 8 4 12 2 14 वोल्ट हो गया हमारे पास, कितना हो गया
14 वोल्ट हो गया और हमारे पास 14 ओम हो गया, और जो हमारी वोल्ट है वो कितनी है 7 वोल्ट। ठीक है, आई बराबर हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 7 आई, और जो हमारा है आर बराबर 14, यानी कि 7 दूनी कट गया। आंसर कितना आया 2 एम्पियर की धारा निकलेगी। देखिए अगर ये सीरीज में ना हो कि पैरेलल में होता तब हम पैरेलल का फॉर्मूला लगा के पहले उसका प्रतिरोध यानी कि आर निकालते, उसके बाद हम क्या इस तरीके से वैल्यू रख के उसको पुट करके क्या निकालते आई की वैल्यू। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? आपको समझ में आया? कोई डाउट अगर हो तो मुझे वीडियो क्लास में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम क्या पढ़ेंगे, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है किरचॉफ का नियम। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम किरचॉफ का नियम क्या होता है। देखिए एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था किरचॉफ। क्या नाम था उसका? नाम था किरचॉफ। उसने 2 नियम दिए, पहला तो दिया एक धारा के ऊपर और एक दिया वोल्टेज के ऊपर, उसने एक नियम दिया। तो देखिए अब क्या है, हमारे किरचॉफ का पहला नियम है कि वो क्या है धारा का नियम। ठीक है, क्या है धारा का नियम। देखिए क्या है कि अगर कोई तार है, क्या है कि एक तार है उसमें क्या है कि करंट फ्लो हो रहा है, उसमें एक धारा प्रवाहित हो रही, तो क्या है कि वो उस पर जो हमारा तार है उस पर क्या है कुछ धाराएं आएंगी और कुछ धाराएं वहाँ से जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है हमारा एक तार है, ठीक है, यहाँ से क्या हो रही है धारा जा रही है, ठीक, और कुछ धाराएं क्या कर रही हैं इस पे आ रही हैं और कुछ जा रही हैं इस प्रकार से। ठीक, अब एक पॉइंट आता है यहाँ पे ये सारी मिलेंगी आके, क्या संधि पॉइंट, जिसे क्या कहेंगे संधि पॉइंट या फिर जंक्शन पॉइंट, जहाँ पर इनका योग क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, ऐसा नहीं तो ऐसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं कि जो हमारा जंक्शन होता है जहाँ पे हमारी ट्रेनें सारी आती हैं, क्या कि जहाँ पे वहाँ से वो पॉइंट कैसा है कि वहाँ से कुछ ट्रेनें आ भी रही हैं, कुछ ट्रेनें वहाँ से जा भी रही हैं, लेकिन जहाँ पर वो रुकती हैं वो कहाँ पर रुकेंगी, एक पॉइंट उनका प्लेटफॉर्म है वहाँ पे वो रुकेंगी, तो उनकी स्पीड कैसी हो जाएगी 0, यानी कि कम, यानी कि बिल्कुल वो रुक जाती है, 0 स्पीड हो जाती है। तो सेम यही है कि एक तार है उसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसमें कुछ धाराएँ आ रही हैं कुछ धाराएँ जा रही है। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है कि जहाँ पे ये सारी धाराएं मिलेंगी तो उस टाइम इनका योग क्या हो जाएगा 0, यानी कि जितनी धारा हमें दी जाएगी उतनी धारा होगी आने वाली, यानी कि जितनी धारा जाएगी उतनी धारा हमें मिलेगी। ठीक है, ये कैसी होती है दोनों बराबर होती हैं। चलिए मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए, ये कितनी है 9 धारा जा रही है, यहाँ पे 1 धारा जा रही है, यहाँ पे 5 की धारा जा रही है, यहाँ पे 3 की धारा रही है। यहाँ पे पूछा है कि ये वाली जो धारा होगी हमारी वो कितनी होगी बताइए। जो मैंने आपको बताया कि आने वाली धारा जाने वाली धारा दोनों बराबर होती हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या निकालनी है आई की वैल्यू निकालनी। तो देखिए कैसे निकालेंगे, क्या है हमारा जंक्शन पॉइंट, यहाँ क्या लिख लें अपना जंक्शन पॉइंट। ठीक है, अब क्या है आने वाली धारा बराबर है किसके जाने वाली की, बराबर है जाने वाली की। जाने वाली धारा। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक आपको? ये कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कौन सी धाराएं जा रही है, सॉरी यहाँ से कौन सी वाली धाराएं आ रही है, एक तो ये 9 आ रही है और एक आ रही है ये वाली, सिर्फ यही दोनों तो हैं जो क्या कर रही हैं आ रही हैं, यानी कि 9 + 1 क्या, यानी कि चलिए मान लीजिए क्या लिख लेते हैं यहाँ पे I1 I2 I3 I4 और I5 हमसे पूछा है। ठीक है, ऐसा अब यहाँ पे समझिए कि हमारे पास क्या है I1 + I2, ये क्या है हमारी जाने वाली सॉरी आने वाली धाराएं। जाने वाली धारा कौन सी है हमारी I3 + I4 + I5। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखिए इनकी वैल्यू क्या है, I1 कितना दिया है हमें 9, I2 कितना है हमारे पास 1,
बराबर I3 कितना है हमारे पास 5, I4 है 3 और I5 का हम मान लेते हैं क्या x मान लें, चलिए x मान लेते हैं। यहाँ पे क्या मान लिया हमने, x मान लिया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ के 10 आ गया, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8x, कितना आ जाएगा 8x। तो यानी कि जो हमारी धारा आएगी वो कितनी आ जाएगी, धारा I बराबर आएगी हमारे पास 2 एम्पियर। कितनी आएगी 2 एम्पियर, क्योंकि जो हमारा x की हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8 चला जाएगा इधर, यानी कि 10 - 8 बराबर x, है ना। तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2 एम्पियर की धारा हमें मिल जाएगी। कितनी यहाँ पे, यानी कि I5 हमारी कितनी आ गई 2, कितनी आ गई I5 हमारी आ गई 2। I5 कितनी आ गई हमारे पास 2 एम्पियर की धारा आ गई। अब देखिए हमने क्या कहा था कि जो जितनी धारा ये ग्रहण करेगी उतनी धारा हमें वापस कर देगी। अभी ये क्लियर नहीं हुआ है। अब देखिए आने वाली धारा और जाने वाली धारा हमने देखा आपको, अब देखिए बराबर कैसे होगी। देखिए I1 I2 कितना हो गया था हमारा 10, ठीक है। अब इन तीनों को जोड़िए, ये तो होगी कितनी, आने वाली धारा कितनी हो गई हमारी 10 हो गई, 5 3 और 2 कितने हो गए 3 2 5 और 5 10 हो गया बराबर, है ना। यानी जितनी धारा जे ग्रहण करेगी उतनी धारा वापस भी करेगी, यानी कि आने वाली धारा बराबर होती है जाने वाली धाराओं के। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक पॉइंट, कोई डाउट नहीं है, ओके। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब क्या आता है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है संधारित्र। क्या हो जाएगा संधारित्र। संधारित्र देखिए क्या होता है, संधारित्र यानी कि कैपेसिटर। संधारित्र यानी कि कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है देखिए, क्या संधारित्र यानी कि कैपेसिटर। कैपेसिटर से नाम से जानते हैं किसी चीज़ की कैपेसिटी, है ना। कैपेसिटर यानी किसी चीज़ की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए संधारित्र का यूज़ किया जाता है। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे कि आवेश की क्षमता बढ़ाने के लिए संधारित्र का उपयोग किया जाता है। आवेश की क्षमता बढ़ाने के लिए संधारित्र का उपयोग किया। चलिए मान लीजिए कि हमारे पास क्या है कि एक गिलास है, उसको हमने क्या किया पानी से भर दिया। अब पानी उसमें कितना आ सकता है, जितना वो खाली गिलास, इतना वो डीप गिलास है, इतना गहरा वो गिलास होगा, जितनी उसकी क्षमता होगी वो पानी रखने की। ठीक है, अगर हम ओवरलोड पानी भर देंगे तो क्या होगा, वो गिर जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा। उसी प्रकार से क्या होता है, जो हमारा तार होता है, वायर होता है, उसकी भी क्या होती है कैपेसिटी होती है। क्या होती है उसकी कैपेसिटी होती है कि वो कितना आवेश ग्रहण कर सकता है। ठीक, अगर उसका हमें आवेश बढ़ाना है कि उसमें कितने सारे इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, उसमें कितनी कैपेसिटी है उस तार की, अगर हम उसमें ज़्यादा करें तो हम उसमें क्या लगाएंगे, संधारित्र का हम उसमें उपयोग करेंगे उसकी हमें कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, यानी कि संधारित्र क्या काम करे, संधारित्र आवेश को स्टोर करके रखता है। क्या करता है संधारित्र, यानी कि जो हमारा कैपेसिटर है वो आवेश को स्टोर करके रखता है। यानी कि इसका जो प्रतीक होता है, इनका जो साइन होता है वो ये होता है इस प्रकार से। ये क्या है हमारा, ये डोनेट करता है संधारित्र को। अगर आपको ऐसा साइन दिखे तो वो क्या होता है हमारा संधारित्र। ठीक है, अब संधारित्र यानी कि ये क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर Q/V। यहाँ पे Q क्या हो जाएगा हमारा आवेश, Q क्या है हमारा आवेश, और जो V है वो होगा हमारा विभवांतर। ये क्या हो जाएगा हमारा विभवांतर। ये क्या है हमारा C बराबर Q/V, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखिए ये क्या होता है कि इसमें दो प्लेट होती हैं। क्या होती है, विद्युत की दो चालक प्लेट होती हैं। इस पर क्या होता है, एक तरफ होता है इस पर प्लस का चार्ज। ठीक है, एक प्लेट पे क्या होगा, इसमें एक तरफ हो जाएगा प्लस का चार्ज, एक तरफ होता है माइनस का चार्ज। ठीक है, एक तरफ क्या होता है प्लस का, एक तरफ होता है माइनस का चार्ज। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो माइनस का चार्ज होता है
वो क्या करता है, आकर्षित होता है ना। ये प्लस वाले माइनस की ओर आकर्षित होते हैं। ये क्या काम करते हैं, प्लस वाले जो चार्ज हैं वो माइनस की तरफ आकर्षित होते हैं। इन्हीं आकर्षण की वजह से इनके बीच क्या उत्पन्न हो जाएगा, हमारा विभवांतर। इन्हीं आकर्षण के वजह से हमारा उत्पन्न होता है विभवांतर, यानी कि C बराबर Q/V फॉर्मूला निकल के आएगा कि संधारित्र C बराबर आवेश बटा विभवांतर। ये क्या है, हमारे आवेश हैं, है ना। ये प्लस का आवेश माइनस का आवेश जब आकर्षित होते हैं एक दूसरे की तरफ तो क्या हो जाता है, हमारे सामने निकल के आता है इन दोनों की वजह से V, यानी कि हमारा विभवांतर उत्पन्न होता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब देखिए इसका मात्रक क्या होता है। मात्रक क्या होगा हमारा इसका मात्रक होता है फैराडे। क्या होता है, फैराडे, क्योंकि जो संधारित्र यानी कि जो कैपेसिटर है इसका मात्रक क्या हो जाएगा, फैराडे। अब देखिए ये क्या होती है, ये बहुत बड़ी अमाउंट में जो इसका जो मात्रक है ये फैराडे बहुत बड़ा होता है। तो जो काउंट में जब हम लेते हैं ना तो इसकी जो इकाइयाँ हैं वो बहुत टाइम लगता है हमारे लिए। तो इसको हम किस में लिख सकते हैं, माइक्रो फैराड में भी कर सकते हैं। किस में, माइक्रो फैराड में लिखते हैं हम। एक माइक्रो फैराड बराबर कितना होता है, ये होता है माइक्रो फैराड। ठीक है, तो एक माइक्रो फैराड बराबर होता है 10⁻⁶ फैराडे। क्या, एक माइक्रो फैराड बराबर होता है 10⁻⁶ फैराडे। ठीक है, ये कई बार पूछता है कि एक माइक्रो फैराडे बराबर कितना होता है, तो हमें क्या बताना है, 10⁻⁶ फैराडे। ठीक, अगर हमसे वो पूछे इसका फॉर्मूला कि संधारित्र का फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर Q/V, तो क्या होता है, Q क्या हो जाएगा, हमारा आवेश, U ये वाले होते हैं। इनके आकर्षित होने से क्या उत्पन्न होता है, इनके बीच विभवांतर यानी कि V उत्पन्न होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलिए बढ़ते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कुछ अपने किस प्रकार से कि जो हमारे न्यूमेरिकल हैं वो किस प्रकार से, ये जो हमारा फॉर्मूला है वो किस प्रकार से हमारे न्यूमेरिकल में यूज़ होता है, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास। पहला क्वेश्चन, 10 कूलाम का कोई आवेश है। क्या पूछा है कि 10 कूलाम का कोई आवेश है, उसमें क्या है, 2 वोल्ट की, कितनी, 2 वोल्ट की उसमें है धारा। ठीक, तो हमें निकालना क्या है, C बराबर पूछा है हमसे क्या कि 10 कूलाम का कोई आवेश है, 2 वोल्ट की धारा बह रही है, तो उसमें C यानी कि संधारित्र कितना होगा उसका। तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था, C बराबर Q/V। क्या है, C बराबर Q/V। हमें Q कितना दे रखा है, कूलाम दे रखा है हमें 10। ठीक, V बराबर यानी विभवांतर जो हमारा वोल्टेज है वो 2 ओम दे रखा है। C बराबर हमें निकालना है, सिंपल है, सब निकाल लेंगे। तो C बराबर कितना है हमारा, Q कितना दिया है 10, V कितना दिया है 2, तो काटेंगे 2 को 10 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, C बराबर 5 माइक्रो फैराड। क्या आ गया हमारे पास, C बराबर 5 माइक्रो फैराड। ठीक है, क्लियर हुआ। क्या कहा था कि 10 कूलाम का कोई आवेश है, उसमें 2 वोल्ट की धारा बह रही है, तो बताइए कि संधारित्र बराबर कितना होगा। तो हमने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद हमने काटा और आंसर क्या आया हमारे पास, 5 कूलाम। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी प्रकार से। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा, अगर कह दे हमसे कि भाई हमें मान लीजिए 50 कूलाम का क्या है हमारे पास, चलिए 25 कूलाम का मान लीजिए, क्या 25 कूलाम का कोई आवेश है। क्या है, 25 कूलाम का कोई आवेश है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें 5 वोल्ट की धारा जा रही है। कितने, 5 वोल्ट की धारा जा रही है। तो बताइए संधारित्र यानी कि C बराबर कितना हो जाएगा, फिर वही फॉर्मूला, C बराबर कितना हो जाएगा हमारा
Q/V, ठीक है। हमें क्या दिया है, कूलाम, यानी कि Q बराबर हमें दिया है 25, वोल्टेज कितना दिया है हमें 5, C बराबर निकालना है। तो देखिए C बराबर रख देंगे हम 25/5, काट देंगे 5×25, यानी कि C बराबर हमारा कितना आएगा 5 माइक्रोफैरेड। क्या आ गया आंसर, 5 माइक्रोफैरेड आंसर इसका आ गया। इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि संधारित्र क्या है। संधारित्र दो प्लेटें होती हैं, उनके बीच क्या होता है, आवेश होते हैं। एक तरफ क्या होता है, प्लस का आवेश हो जाएगा, एक तरफ हो जाएगा माइनस का आवेश। इन दोनों के आकर्षण की वजह से इनके बीच में क्या उत्पन्न होता है, एक विभवांतर उत्पन्न होता है। इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या बनता है, C बराबर Q/V। जब हम निकालेंगे तो इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। इसका मात्रक क्या होता है, फैराडे या फिर माइक्रोफैरेड, क्योंकि फैराडे इसकी बड़ी डिजिट होती है, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, माइक्रोफैरेड। एक माइक्रोफैरेड बराबर कितना होता है, मैंने आपको बताया 10⁻⁻6 फैराडे। ठीक है, क्लियर हुआ आप सभी को। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि अब क्या आता है हमारे पास। अब आती है हमारे सामने कलर कोडिंग। क्या आती है हमारे सामने, कलर कोडिंग। किस चीज़ की, प्रतिरोधक की कलर कोडिंग, यानी कि रजिस्टर की कलर कोडिंग। तो देखिए कलर कोडिंग क्या होती है और ये क्यों की जाती है। देखिए जो हमारा रजिस्टर होता है ना, ये बहुत छोटा होता है। कितना कि बहुत छोटा होता है ये रजिस्टर हमारे, बहुत छोटा होता है। इस पर जो इसकी नंबरिंग है, यानी कि इसका जो मान होता है वो आसानी से इस पर नहीं लिखा जा सकता है। क्या, किस चीज़ का जो मान है, इस चीज़ का जो रजिस्टर का जो मान है वो इस पर नहीं लिखा जा सकता आसानी से। इसीलिए इस पर क्या की जाती है, इस पर कलर कोडिंग की जाती है। किस हिसाब से कि इसमें जो कलर किए जाते हैं उनके नंबर्स होते हैं। उस नंबर से हम क्या जान सकते हैं यहाँ पर कि ये कितने किलो ओम की कलर कोडिंग है, इसमें कितने नंबर की ये कलर कोडिंग है। ठीक है, ये क्या है, हमारा रेजिस्टेंस है। इसमें क्या होती है, पहली पट्टी होती है, ये कितने प्रकार की होती है। देखिए पट्टियाँ तो इसमें होती हैं 3 भी होती हैं, 4 भी होती हैं, 5 भी, यहाँ तक कि 6 टाइप तक की इसमें पट्टियाँ होती हैं। लेकिन जो हमारी ITI लेवल में वो सिर्फ कितनी दी हैं, 4 प्रकार की दी हुई हैं। कितनी, 4 प्रकार। देखिए जो पहली पट्टी होती है, क्या ये पहली पट्टी होती है, ये क्या दर्शाती है, पहले नंबर को क्या दर्शाती है। इसमें कलर होगा कोई भी, वो क्या दर्शाएगा, पहले नंबर को। सेकंड नंबर की जो पट्टी होती है वो दर्शाएगी हमारे लिए क्या, सेकंड नंबर। और जो थर्ड पट्टी होगी, यानी जो थर्ड कलर होगा वो क्या दर्शाएगा हमारे लिए, मल्टीप्लाई। और जो चौथी होगी वो क्या, चौथी जो नंबर की पट्टी होती है वो क्या होती है, टॉलरेंस की। जो टॉलरेंस की होगी वो क्या होगी, इन तीनों पट्टियों में थोड़ा सा गैप देके आगे की ओर होगी, जिस प्रकार से आपको देख रहे हैं। तो ये क्या है, ये है टॉलरेंस की। ठीक है, अब देखिए ये क्या है हमारे सामने, ये है हमारी सारणी। किस प्रकार की टेबल है ये है कलर कोडिंग सारणी। क्या है, कलर कोडिंग। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें नंबर्स होते, इसमें पहले एक साइड होंगे हमारे कलर, ठीक, फिर होगा फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, फिर मल्टीप्लाई, फिर टॉलरेंस। जैसे कि इसमें दिया है कि कलर होंगे, ठीक है, ये कोई भी कलर्स की हो सकती है चारों पट्टियाँ, ठीक, वो है ये कलर्स, इन्हीं में से होंगे कलर्स और एक्स्ट्रा कोई नहीं होते। ठीक, फिर क्या, जो कलर होंगे उनके नंबर भी हो सकते हैं ना। जैसे पहला कलर का नंबर क्या है, वो ये है। सेकंड नंबर का जो कलर है उसका नंबर क्या है, वो ये। फिर क्या था, मल्टीप्लाई, वो होगा इस प्रकार से। फिर ये टॉलरेंस। अब देखिए ये क्या है, पहला कलर क्या है हमारा, ब्लैक, दूसरा है ब्राउन, तीसरा है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे और वाइट। ठीक है, ये क्या है, ये है कलर। अब देखिए इसको हम इजीली कैसे याद कर सकते हैं, एक हमारी ट्रिक है, वो क्या होती है, BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। क्या है हमारी ये कि BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। यही ट्रिक है जिससे क्या सारे कलर्स निकलते हैं। देखिए कैसे, B से क्या हो जाएगा हमारा ब्लैक, क्या हो जाएगा, B से ब्लैक, सेकंड B से क्या बन जाएगा हमारा ब्राउन, रॉय यानी कि रॉय का R से होगा हमारा रेड, O से हो जाएगा ऑरेंज, Y से हो जाएगा हमारा येलो। ठीक है, फिर क्या आता है ग्रेट का हम G ले लेंगे, ग्रेट के G से क्या हो जाएगा हमारा ग्रीन, फिर आएगा हमारा ब्रिटेन में क्या हो जाएगा B यानी कि ब्लू, फिर आता है वेरी का V हो जाएगा हमारा वॉयलेट यानी कि बैगनी,
और जो गुड होता है, गुड का क्या हो जाएगा हमारे ग्रे, और वाइफ का हो जाएगा हमारा वाइट कलर। ये क्या होते हैं हमारे, ये एक ट्रिक है, यानी कि ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और वाइट, ये कलर क्या हो जाएंगे, ये एक ट्रिक है जो इनसे मिलके बनता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, ब्लैक का क्या होता है, फर्स्ट नंबर क्या होता है इसमें सारणी में, कुछ भी नहीं होता, क्या 0 मान सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सेकंड नंबर पे भी क्या है 0, और मल्टीप्लाई जब कर देखिए क्या है यहाँ पे कि 0 से लेकर 9 तक के नंबर होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, सेकंड और फर्स्ट जो नंबर है हमारी सारणी की, उसमें क्या 0 से लेकर 9 तक सेम टू सेम नंबर होते हैं। लेकिन जब मल्टीप्लाई की बारी आती है तो क्या होता है, 10 की पावर क्या लगाते हैं, जो यहाँ पे नंबर, जैसे कि 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, तो इस प्रकार से क्या है ये मल्टीप्लाई। अब जब देखिए टॉलरेंस की बारी आती है तो क्या होता है कि ब्लैक का टॉलरेंस क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। ब्राउन का टॉलरेंस कितना होता है, ±1%, और रेड का क्या हो जाएगा ±2%, ऑरेंज और येलो का टॉलरेंस नहीं होता। ठीक, फिर क्या आता है ग्रीन, ग्रीन का क्या हो जाएगा ±0.5%, ब्लू का हो जाता है हमारा ±0.25%, वॉयलेट का हो जाता है ±0.1%, और ग्रे और वाइट का टॉलरेंस नहीं होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आप सभी को। अब देखिए यहाँ पे क्या कैसे कर सकते हैं हम, मान लीजिए ये क्या है हमारे पास, अच्छा पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो हमारी ट्रिक है और ये हमारी जो सारणी है यानी कि टेबल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है तो। एक बार हो गया, चलिए देखिए ये क्या होते हैं, ये क्या है हमारा रजिस्टर, क्या है इसका, अगर हम टॉलरेंस, अगर हम इसको वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालें, देखिए मान लीजिए ये क्या है हमारे पास ब्राउन है, ये क्या है हमारे पास ब्राउन कलर का है। सेकंड नंबर पे क्या है, ये है हमारे पास रेड, क्या है रेड, ये हो जाएगा। थर्ड नंबर पे हम येलो मान लें, और ये क्या हो जाएगा गोल्डन, क्या हो जाएगा गोल्डन, टॉलरेंस लिए क्या गोल्डन। देखिए जो हमारा वाइट है इसके बाद भी 2 कलर्स और होते हैं, कौन से, एक तो होता है गोल्डन और एक क्या होता है हमारे पास सिल्वर। कौन सा, गोल्डन और सिल्वर कलर होता है, वो मैं आपको आगे बताऊं। यहाँ तक हो गया, चलिए इसको रफ करके फिर आगे समझाते हैं हम किस प्रकार से कि अपने इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, बना लें हम अपना एक रजिस्टर बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना लेते हैं हम, एक प्रतिरोध बना लेते हैं, प्रतिरोधक। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट हमने क्या ले लिया ब्राउन कलर, ठीक है, सेकंड नंबर पे हमने लिया रेड कलर, थर्ड नंबर पे हमने लिया येलो, और जो हमारा फोर्थ नंबर का है टॉलरेंस उसको हमने क्या मान लिया गोल्डन। ठीक है, G फॉर गोल्डन। देखिए गोल्डन और सिल्वर में क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए गोल्डन और सिल्वर, गोल्डन सिल्वर और यहाँ पे नो कलर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, नो कलर में इसका टॉलरेंस होता है ±20%, और सिल्वर और इसका हो जाएगा ±5%, और ये हो जाएगा ±10%। क्या होते हैं ये कुछ होते हैं। ठीक है, ये टॉलरेंस के लिए होते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी कलर ना दिया हो, क्या आगे देखेंगे, चलिए अभी पहले देख लीजिए ये क्या है हमारे पास ब्राउन। ब्राउन यानी कि फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पे हमारा क्या था, पहला था हमारा फर्स्ट नंबर, दूसरा है सेकंड नंबर, तीसरा क्या है हमारा गुणा, चौथी पे क्या है हमारा टॉलरेंस। ठीक है, यही है हमारा फॉर्मूला, इसी बेस पे हम करेंगे। पहला नंबर क्या है हमारा ब्राउन कलर, ब्राउन की क्या होती है, ब्राउन का होता है हमारा पास नंबर 1। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, ब्राउन का फर्स्ट नंबर हो जाएगा हमारे पास 1, रेड का सेकंड नंबर क्या होता है 2 लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, येलो का मल्टीप्लाई कितना होता है 10 की पावर 4, ये क्या हो जाएगी 10 की पावर 4 प्लस माइनस, गोल्डन की टॉलरेंस कितनी है 5%। ठीक है, क्या है
ये हम जैसा दिया था हमने वैसा लिख दिया ना, नंबर के कलर के हिसाब से हमने इसको क्या दे दिए, नंबर दे दिए। अब देखिए जो 10 की पावर 4 है, क्या 10 की पावर 4 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 10 की पावर 4 को हम ये लिख सकते हैं 10 की पावर 3 × 10, ये लिख सकते हैं ना। 10 की पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इससे कितने, 10 की पावर, तो यानी कि k ओम ±5%। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गई हमारी वैल्यू किसकी, इसकी, है ना। किसकी आ गई हमारे लिए, अगर ये कलर दिए होंगे तो उसका वैल्यू कितनी होगी, 120 किलो ओम ±5% की कितनी होगी, टॉलरेंस। ठीक है। अब चल मान लीजिए कह दें यहाँ पर कि यहाँ पर कोई भी कलर नहीं दिया, ठीक है, वहाँ पे दिया नो कलर, तो यहाँ अगर कोई भी कलर ना दिया हो, जैसे गोल्डन ना दिया हो, सिल्वर ना दिया हो, रेड येलो ब्लू कुछ भी ना दिया हो टॉलरेंस में, तो टॉलरेंस में कोई कलर ना देता है तो वो क्या कह देगा, पहले उसने कहा कि अगर नो कलर है तो हम क्या मान लेंगे, ±20%। क्या है ये, ±20% दिया ना इसने कि नो कलर में क्या कर देंगे 20%, तो इसका मान कितना आ जाएगा 20%, है ना। क्या हो जाएगा 120 किलो ओम ±20% क्या हो जाएगी इसकी टॉलरेंस। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ कर दिया उसने रेड, यहाँ हो गया ब्लू, यहाँ हो गया वॉयलेट, और यहाँ क्या कर दिया उसने सिल्वर। ठीक है, क्या कर दिया उसने सिल्वर। अब देखिए क्या हो जाएगा इसका जब हम मान निकालेंगे तो क्या आएगा, रेड का फर्स्ट पॉइंट कितना होता है, रेड कितने नंबर पे आता है हमारा, रेड आता है हमारा 3rd नंबर पे, नहीं सॉरी 2nd नंबर पे आता है ना। रेड क्या आता है 2nd नंबर पे। यहाँ पे क्या है हमारा ब्लू, ब्लू कितने नंबर पे आएगा, ब्लू आ जाएगा हमारा 6 नंबर पे, है ना। कितने पे 6 पे। फिर क्या है वॉयलेट, वॉयलेट से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 10 की पावर 7 कितनी हो जाएगी 10 की पावर 7। फिर क्या हो जाएगा ये हमारा सिल्वर कलर, सिल्वर में कितना होता है ±10%, है ना। ये हो जाएगा ना ±10%। तो देखिए ये क्या है 10 की पावर 7, 10 की पावर 7 को हम कैसे लिखेंगे, 10 की पावर 7 को हम लिखेंगे इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा किलो ओम ±10%, कितना आ गई इसकी वैल्यू 2600 किलो ओम ±10%। ठीक है, क्लियर हुआ इतना, कोई डाउट। चलिए फिर देखिए अब क्या आता है हमारे पास, अब एक टॉपिक आता है हमारा इंडक्टर, यानी कि प्रेरक क्या होता है। क्या पूछा है, इंडक्टर यानी कि प्रेरक क्या होता है। देखिए इंडक्टर एक पैसिव कंपोनेंट्स है। क्या है, इंडक्टर एक पैसिव कंपोनेंट यानी कि निष्क्रिय अवयव है। क्या है ये, एक निष्क्रिय अवयव जो क्या करता है एनर्जी को, किसको, ऊर्जा को, यानी कि मैग्नेट फील्ड जिसे कह सकते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र में स्टोर करके रखता है। ये क्या काम करता है, ये चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा को स्टोर करके रखता है। ठीक है, ये क्या काम करता है, फिर से देखिए इंडक्टर क्या है, इंडक्टर एक पैसिव कंपोनेंट है जो क्या करता है मैग्नेट फील्ड में ऊर्जा को स्टोर करके रखता है। अब देखिए ये क्या होता है, ये एक तार अगर मान सकते हैं एक वायर होता है, वायर को कुंडली नुमा यानी कि ऐसे कॉइल टाइप में कह सकते हैं, कॉइल टाइप में जब होता है वायर हमारा, तो ये क्या बन जाता है, ये हमारा क्या हो गया
प्रेरक, यानी कि ये क्या कहलाता है, हमारा इंडक्टर कहलाता है। ये किस फॉर्म में होता है, ये इस फॉर्म में होता है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं, मान लीजिए फ्लक्स और करंट, क्या फ्लक्स और करंट का रेशो ही इंडक्टर्स, क्या फ्लक्स और करंट का रेशो ही इंडक्टर प्रदान करता है। कैसे, देखिए क्या हो जाएगा, L बराबर फाई अपॉन आई। ये क्या होता है हमारा, ये फॉर्मूला होता है कि L बराबर फाई अपॉन आई, ठीक है। इंडक्टर क्या, इंडक्टर एक पैसिव कंपोनेंट्स है जो क्या काम करता है, चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, ऊर्जा को स्टोर करके रखता है, ठीक है। ये किस प्रकार से होता है, ये एक वायर होता है, उसमें क्या, ये एक कॉइल टाइप में, यानी कि लपेटा हुआ कॉइल टाइप में है ना, ये उस प्रकार से होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, L बराबर फाई अपॉन आई। देखिए इंडक्टर कितने प्रकार के, इंडक्टर दो प्रकार के होते हैं। जो पहला प्रकार होता है वो क्या होता है हमारा, वो होता है ईयर कोड इंडक्टर। कौन सा, ईयर कोड इंडक्शन इंडक्टर। और दूसरा होता है हमारा आयरन कोड इंडक्टर। क्या होता है, पहला ईयर कोड और दूसरा आयरन कोड इंडक्टर होता है। इंडक्टर दो प्रकार के, एक ईयर कोड और दूसरा आयरन। तो ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट बनता है तो फिर वीडियो के लास्ट में पूछना, मुझसे कमेंट कर सकते हैं आप सभी। आज का ये हमारा चैप्टर जो था निष्क्रिय विभव यानी कि पैसिव कंपोनेंट्स, आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आया है और कोई डाउट भी बनता है तो मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए